मैं हवा हूं। खुद को हवाओं के हवाले करके देखें, जिंदगी को पंख लग जाएंगे, खूबसूरत पंख। मुझे इसका एहसास है क्योंकि मैं अतीत से इतिहास का गवाह रहा हूं। मैं बीजों को अपनी बाहों में समेटे एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश ले लेके घुमाऊं और उन्हें अपनी नजरों के सामने जन्म लेते, पौधा बनते और फिर फूलों फलों से लदे बड़े बड़े सायादार पेड़ बनते देखा है। और खुददारी तो देखें इन बीजों की। इन्होंने जो भी जमीन से लिया उसे अपने आप को मिटाकर वापस अदा किया। इन बीजों की खुददारी देखकर आजादी पूर्व के मशहूर हिंदुस्तानी शायर इकबाल का शेर याद आ जाता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इकबाल ने तो यह शेर काफी बाद में लिखा था, लेकिन गोरखों ने दुनिया को अपनी हस्ती मिटाकर जीने के सलीके बहुत पहले ही सिखाना शुरू कर दिए थे। कुछ इकबाल के इन्हीं बीजों जैसी दास्तां से हम आज रूबरू होंगे। जब पूरब से निकलती सूरज की किरणें नेपाल के इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के दरमियान बसे इस गोरखा राजशाही इलाके पर पड़ती है। कहते हैं 16वीं शताब्दी के संत बाबा गोरखनाथ के मानने वाले होने की वजह से यहां के लोग गोरखा कहलाए। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि यहां के लोग हिंदू आस्था के मुताबिक हमेशा से गौ रक्षक रहे और इसी वजह से गोरखा नाम पड़ा। दरअसल नेपाल जो आज नेपाल सा दिखता है, इसका सेहरा भी 18वीं सदी के गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह के सर ही जाता है, जिन्होंने आपस में हमेशा लड़ते रहने वाली यहां की 24 रियासतों को एक किया। राजा पृथ्वी नारायण शाह की फौज गोरखा के नाम से जानी जाती थी। हम सब जानते हैं कि किसी समाज की कहानी कितनी भी अच्छी तरह क्यों ना कही जाए, दास्तां के कुछ न कुछ हसीन पहलू तो छूट ही जाते हैं। हवाओं के देवता होने के बावजूद मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हर संगे मिल, हर उस पन्ने को पेश कर सकूंगा जिसने अब तक के गोरखा इतिहास को सजाया संवारा और यादगार बनाया है। हां, मेरी कोशिश ये जरूर है कि हर उस दिलकश नजारे को पेश कर सकूं जिससे गोरखा तारीख को मुझसे कोई शिकायत न रह जाए। नेपाल को संगठित और मजबूत बनाने के बाद पृथ्वी नारायण शाह ने सिक्किम के एक बड़े हिस्से को अपनी बहादुरी का एहसास दिलाया। पृथ्वी नारायण शाह की मौत के बाद प्रधानमंत्री भीमसेन थापा का दौर आया, जिसने नेपाल की तस्वीर ही बदल के रख दी। इसके बाद एक समय आया जब गढ़वाल इलाके के शुभचिंतक हर्षदेव जोशी ने गोरखा फौज को दावत दी कि वो आए और लोगों की बेहतरी के लिए आए। हालात की नजाकत को समझते हुए गोरखा फौज ने हर्षदेव जोशी की दावत कबूल की और फिर काली नदी पार करके 1790 में कुमाऊं पे कब्जा कर लिया। इसके बाद तो जैसे गोरखा कौम पीछे मुड़ के देखना ही भूल गई। 1803 में गोरखों ने गढ़वाल पर फतह पाई और फिर अमर सिंह थापा के नेतृत्व में देहरादून भी हासिल कर लिया। बात यही नहीं हुई। गोरखा सोच अब ठाना है तो करना है। आगे बढ़ने की हद तो ये हो गई कि हवाओं पे सवार गोरखा फौज पंजाब के पहाड़ों को कब्जा करते हुए हिमाचल पहुंच गई और सतलुज नदी पे जाके रुकी। अब हुआ वही जो होना चाहिए। कहते हैं किसी भी बहादुर कौम को उसका हक मिल ही जाता है। इन सब इलाकों पर अब गोरखों की हुकूमत हो गई। लेकिन इसी बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि खुद पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने के ख्वाब बुने हुई थी, गोरखों की बहादुरी की खबरें मिलने लगी। अंग्रेज मुगलों की हुकूमत तो लगभग खत्म कर ही चुके थे और यही वजह थी कि उन्होंने गोरखों को कबाब में हड्डी मानते हुए भारत नेपाल सीमा के भुटवाल पोस्ट पर
गोरखों पर हमला कर दिया। अब हवा का रुख बदला और जंग की तस्वीर भी। देहरादून में गोरखा सेनापति बलभद्र ने देहरादून के नाला पानी के घने जंगलों में खलंगा किले का मोर्चा संभाल लिया। यहां 3 ऐसी लड़ाइयां हुई कि अंग्रेजी फौजों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें हिंदुस्तान में दुश्मन तो बहुत मिले, लेकिन ऐसे कभी नहीं मिले जिसने मैदाने जंग से उनके पैर उखाड़ दिए हों और उन्हें मुंह की खानी पड़ी हो। खैर, गोरखों की कुल जमा फौज 600 लोगों की, ऊपर से घर से हजारों मील दूर, इसलिए किसी मदद की कोई उम्मीद भी नहीं। और हथियारों के नाम पर कुछ बंदूकें, कुछ नेपाली खुखरी और कुछ गुलेले, और वहीं अंग्रेजों की 10,000 लोगों की फौज, घोड़ों और सारे हथियारों और दूसरे साजो सामान के साथ। किसी चीज की कोई कमी नहीं, सिवाय एक चीज के, वो थी जान हथेली पर लेके लड़ने की, जिसकी कमी गोरखों के पास थी ही नहीं। और यही वजह रही कि शुरू में हुई अंग्रेजों की गोलाबारी का गोरखों पर कोई असर नहीं हुआ। रात हुई, गोरखा फौज अलाव जला के उसके पास सो गई, जबकि महिलाएं बच्चों की देखरेख में लगी रहीं। आखिर हवा होना, ये सब मैं देख ही रहा था। अचानक मेरी नजर एक गोरखा पर पड़ी, जो किसी अंग्रेज खबरची को बलभद्र के कैंप में लेकर आया था। आधी रात से ज्यादा का वक्त मशालजी ने मशाल कुछ इस तरह से पकड़ी हुई थी कि बलभद्र अंग्रेजों की भेजी चिट्ठी पढ़ सके। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते बलभद्र के चेहरे का रंग बदलने लगा, कुछ ऐसा रंग कि जैसे कह रहा हो, तुम्हारी ये जुर्रत। बलभद्र ने चिट्ठी पढ़ी, उसके टुकड़े टुकड़े किए और फिर जमीन पर फेंक दिया। मैं इतनी रात में इस तरह का खलल पसंद नहीं करता, और जहां तक हथियार डालने की बात है तो अपने जनरल से कहना कि गोरखों को जिल्लत की जिंदगी से कहीं ज्यादा इज्जत की मौत पसंद है। और हां, उनसे मुलाकात युद्ध भूमि में होगी। गोरखों का यह बागियाना अंदाज जवां जंग के सितारे के नाम से प्रसिद्ध अंग्रेज कमांडर सर रोलो गिलिस्पी को क्यों पसंद आता? अगला हमला यकीनन बड़ा होना था। हुआ भी यही। चारों तरफ से एक साथ गोरखा फौज पर हमला करने की तैयारी शुरू हो गई। इधर गोरखों को भी खबर लगी तो उन्होंने पहले ही अंग्रेजों पर हमला कर दिया। गोरखा के गुरिल्ला हमले और आसमानों को चीरते हुए नारे, जय महाकाली, आयो गोरखाली, ने अंग्रेजों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। गोरखा खुखरी कुछ यूं चलाते जैसे पेड़ों के पत्ते काटने का काम चल रहा हो। गोरखों के बेखौफ हमले ही अंग्रेज फौज को तितर बितर करने के लिए काफी थे। ऊपर से मरते साथियों को देख अंग्रेज फौजी भागने लगे। अपने ही फौजी भागते देख जनरल गिलेस्पी का पारा 7वें आसमान पर। एक तो ऐसे हमले की उम्मीद नहीं, और फिर फौज की यह बुजदिली, यूं दुम दबा के भागना। जनरल गिलेस्पी ने बंदूक अपने फौजियों पर ही तान दी और फिर बंदूक के सहारे अपनी भागती फौज को रोका और फौरन गोरखों पर पीछे से सीढ़ियां लगा के हमला करने का हुक्म दिया। ये वो जगह थी जहां गोरखा फौज से नहीं बल्कि महिलाओं से उनका सामना हुआ, वो भी कम नहीं। आखिर गोरखों की बेटियां ठहरी। बस अपने बच्चों को अपनी पीठ पीछे बांधा और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गोरखा महिलाओं का यह कदम एक भागती हुई फौज के दोबारा बहादुरी साबित करने की कोशिश के ऊपर भारी पड़ा। अपनी फौज की बुजदिली देखकर गिलेस्पी एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पिस्तौल लिए आगे आया, लेकिन तभी बंदूक की एक गोली उसका सर पार कर गई। सिर्फ 60 गज की दूरी पर से चलाई गई गोली गिलेस्पी को
धाराशाही करने के लिए काफी थी। अब इसके बाद तो गोलाबारी बंद होनी ही थी। अंग्रेज उल्टे पांव वापस हुए और गोरखा उन्हें देखते रहे। फिर 1 महीने बाद अंग्रेजों की नई फौज नए साजो सामान और हजारों फौजियों के साथ हाजिर हुई। तोप गोला गाड़ी खींचते, हाथियों के झुंड, उनके फौजी झंडे पतझड़ की तेज मौसमी हवाओं में मानो उनकी बहादुरी की कोई नई दास्तां बयां कर रहे। अंग्रेज खलंगा पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी तोपें लगा दी और शुरू हुआ सिलसिला सुबह शाम खलंगा पर गोली बरसाने का। हां, इस बीच उन्होंने अंग्रेजी चाल चली और खलंगा की पानी सप्लाई का पता कर लिया। फिर क्या, पानी सप्लाई गोरखों तक पहुंचने से रोक दी गई। 3 दिनों तक तो गोरखों के पास अपना पानी था, उससे काम चला। लेकिन फिर बिना पानी और लगातार गोलाबारी ने गोरखों को पस्त किया। बहुत से गोरखा मारे गए। तीसरे दिन बलभद्र और 70 दूसरे लोगों ने खलंगा का दरवाजा खोल दिया। गोरखों को अचानक सामने देखकर अंग्रेजों ने गोलाबारी बंद कर दी। बलभद्र ने ऐलान किया कि वो हारे नहीं हैं, अब अपनी मर्जी से लड़ाई से जा रहे हैं। किसी ने कोई गोली नहीं चलाई। गोरखा चलते चले गए और अंग्रेज फौजी देखते रहे। बलभद्र और उनके आदमी पैदल नीचे पहुंचे, सागर ताल नाम के पानी के स्रोत के पास। वहां सबने कई रोज की प्यास बुझाई, पानी भरा और फिर हिमाचल में अमर सिंह थापा की फौज में शामिल होने गए। बाद में रणजीत सिंह की फौज में शामिल होकर अंग्रेजों के खिलाफ अफगानिस्तान में फिर लड़े। अंग्रेजों ने खलंगा को नेस्तानाबूद कर दिया। आज एक बड़ी जंग की निशानियां समेटे चट्टाने और तोप गोले से गिरे पत्थर ही गोरखों की बहादुरी की दास्तानें बयां करते हैं। गोरखों ने अंग्रेजों का एक बेहतर फौज होने का गुमान तोड़ दिया था। गोरखों का यह नारा कि कायर हुनु भंदा मरनु रामरो, या कायरता की जिंदगी से मौत बेहतर है, अंग्रेजों की एक खास बात थी कि वो सच्चाई का सामना करने और हक की बात मानने से गुरेज नहीं करते थे। और यही वजह है उन्होंने सरेआम गोरखों की जज्बाए सरफरोशी, खुददारी और बहादुरी को कबूल किया और उसे इज्जत बख्शी। ये जंग खलंगा ही थी जिसने गोरखा के एक शेर दिल बहादुर और जंगजू कौम होने के किस्से को आम किया। और तो और गोरखों की खुखरी के अजीब गरीब हथियार होने की दास्तानें भी सारी दुनिया में फैल गई। और आज भी पत्थरों की ये 2 स्मृति शिलाएं, एक सर रोलो गिलिस्पी और दूसरा बहादुर दुश्मन बलभद्र और उसकी फौज के नाम, इसी बात की गवाही देते हैं। और हां, यह दुनिया की अकेली स्मृति शिला है जिसे बर्तानिया ने अपने दुश्मन की इज्जत और बहादुरी में बनवाया है। अंग्रेजों से गोरखों का अगला मुकाबला हिमाचल प्रदेश में जनरल अमर सिंह थापा से हुआ। गोरखों की आखिरी घेराबंदी सबाथू के नजदीक मलाऊ में थी। यहां भी कुछ वैसा ही हुआ कि दोनों में से कोई फतह याब नहीं हुआ और गोरखों की बहादुरी का लोहा मानते हुए अंग्रेजों ने गोरखा फौज का बाइज्जत अपने बुलंद फौजी झंडों के साथ नेपाल वापस जाने का करार किया। गोरखों और अंग्रेजों के करारनामे के वक्त तक गोरखों की गढ़वाल में 12, सिक्किम में 33 और कुमाऊं में 25 की हुकूमत हो चुकी थी। गोरखा रियासत सतलुज से तिस्ता तक फैली हुई थी। सगौली करारनामे के बाद गोरखों के जीते हुए 105,000 किलोमीटर के हर इंच का हकदार अंग्रेजों को बनाया गया। और तो और गोरखों की बहादुरी की इससे बड़ी सनद क्या होगी कि अंग्रेजों ने उनको अपनी गोरखा बटालियन में शामिल करना शुरू कर दिया। और अंग्रेजों के गोरखों पर भरोसे का आलम यह था कि पहले विश्व युद्ध के वक्त गोरखा रेजिमेंट ने 11 अलग अलग जंगों में अपनी फौज का झंडा बुलंद किया। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखों ने फ्रांस, टर्की, मेसोपोटामिया और फिलिस्तीन में हिस्सा लिया।
और एक खास टुकड़ी के साथ लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी पूरा साथ दिया और मौजूदा इराक और सऊदी अरेबिया के इलाके में भी अपनी बहादुरी का कारनामा दिखाया। और दूसरे विश्व युद्ध में तो पहले विश्व युद्ध से भी ज्यादा तादाद में, यानी कि तकरीबन 2.5 लाख गोरखों ने सीरिया, नॉर्थ अफ्रीका, मौजूदा लीबिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, मिस्र और ग्रीस में जंगजू रहे और जापान के खिलाफ बर्मा, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट, मलाया और सिंगापुर में भी अपनी महारत का लोहा मनवाया। हालांकि इनमें से गोरखों के 32,000 साथी मारे गए, लेकिन उनकी बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग में 2,734 बहादुरी के पदक भी उन्होंने हासिल किए। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज तब तक हिंदुस्तान में काम करने वाली 11 गोरखा रेजिमेंट में से 4, 2, 6, 7 और 10 गोरखा रेजिमेंट्स को अपने साथ ही ले गए। ये गोरखा ब्रिटिश फौज में सेवा करते रहे और फिर उन्हें बर्तानिया का भी नागरिक बना दिया गया। और बाकी सारी रेजिमेंट्स 1st, 3rd, 4, 5, 8, 9 और 11 गोरखा रेजिमेंट्स हिंदुस्तान फौज में ही अपनी बहादुरी की दास्तानें लिखती रहीं। और आज भी इन्हें खास इज्जत की नजर से देखा जाता है। आज इनकी तादाद लगभग 50,000 सिपाहियों की है। और अभी पिछली 15 अगस्त को जिन 7 फौजियों को अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करने के लिए बहादुरी के पदकों से नवाजा गया, उनमें से 4, जी हां 7 में से 4 गोरखा राइफल्स के ही हैं। गोरखों की इस खुद से पहली जिम्मेदारी, या यूं कहें कि जान हथेली पर रखकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देने की फितरत को सारी दुनिया ने माना है। 1911 में गोरखा ही थे जब ब्रिटिश फौज ने किसी फौजी को बहादुरी का मेडल दिया था। दरअसल कुल 16 विक्टोरिया क्रॉस जो नेटिव सोल्जर्स को दिए गए, उनमें 13 गोरखों को मिले जिन्होंने नमक का हक अदा करने के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। आजादी के बाद भारत माता की सेवा में भी गोरखों की बहादुरी के कारनामे अक्सर दास्तानों के आसमानों पे सितारों की तरह जगमगाते रहे हैं। 1952 में नायक नर बहादुर थापा को देश का पहला फर्स्ट क्लास अशोक चक्र दिया गया, जो कि शांति के दौर का परमवीर चक्र कहलाता है। मेजर धन सिंह थापा को 1962 की जंग में परमवीर चक्र से नवाजा गया। उनकी सूची खासी लंबी है, जिन्हें महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र से नवाजा गया। आजादी के बाद पहली बार 2 गोरखा अफसरों ने तरक्कियों की सारी पुरानी हदों को पार करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, जो कि बाद में सेना सचिव के ओहदे से सेवानिवृत्त हुए, और लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, दूसरे और गोरखा अफसर हैं जो कि इस आला मुकाम पर पहुंचे। और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि आज का ये खूबसूरत गोरखा द्विशताब्दी महोत्सव भी इन्हीं 2 अफसरों की कोशिशों का नतीजा है। ये गोरखों की वफादारी और बहादुरी ही है कि जो उनके सीनों की खूबसूरती देश की सेना के नवाजे सैकड़ों मेडल्स ने बढ़ाई है। गोरखों की बहादुरी ही है जिसने हिंदुस्तानियों के दिलों पर ही नहीं बल्कि शायरी के कलाम पर भी कब्जा किया है और उन्हें ऐ मेरे वतन के लोगों जैसे मशहूर नज्म में भी मुकाम दिया। गोरखे नमक का कर्ज कभी ना भूलने वाली कौम है। यही वजह है कि उनकी बहादुरी की दास्तानें हिंदुस्तान की हर जंग और यहां तक कि दहशत के खिलाफ जंग में भी मिल जाती हैं। हालांकि गोरखों के फौजी कारनामों की वजह से उन्हें सीमित कर दिया गया, और वो ये कि गोरखे सिर्फ अच्छे फौजी या फिर गार्ड ही हो सकते हैं। इस सोच ने
गोरखों की सलाहियतों पर पर्दा डाल दिया। यही वजह है कि आज भी जब गोरखा रेजिमेंट दुनिया भर में अंजाम दिए अपने तमाम जंगी और फौजी कारनामों के 200 साल मना रही है, तो भी गोरखा कौम अपनी वजूद को समाज के दो राहे पर पाती है। आज भी गोरखा को हर रोज देश के किसी ना किसी कोने में, जो कि उसका अपना घर है, उसमें न सिर्फ अपनी पहचान के सवाल का सामना करना पड़ता है, बल्कि गैर बराबरी के एहसास से भी दो चार होना पड़ता है। और आज भी गोरखों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए खासी कोशिश करनी पड़ती है। एक बहुत आम सोच यह भी है कि गोरखे नेपाली हैं क्योंकि उनकी जबान, तहजीब और साहित्य नेपाली है। इसी वजह से गोरखों के वजूद पर ही सवालिया निशान लगे रहते हैं, जबकि नेपाली जबान हिंदुस्तान की कई राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है और नेपाली बोलने वाले गोरखे भी वैसे ही हिंदुस्तानी हैं जैसे कि हिंदुस्तानी बंगाली बोलने वाले बांग्लादेशी नहीं और उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी नहीं और तमिल बोलने वाले श्रीलंकन नहीं हैं। गोरखे खालिस हिंदुस्तानी हैं। पूरे हिंदुस्तान में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिक गोरखे हैं। उत्तराखंड की कुल जमा आबादी का 12% गोरखे हैं। गोरखों की राष्ट्र निर्माण में योगदान की तमाम कहानियां कही ही नहीं गई। हजारों गोरखे देश के हर कोने में, चाय के बागानों में, कुनेन की खेती, तेल के कुएं, कोयले की खानों में काम करते मिल जाएंगे। ना कोई जात पात की बहस, ना ही किसी तरह का झगड़ा लड़ाइयां, बस सादा जिंदगी और ऐसी मेहनतकश कि अपने आप में एक किस्म की पहाड़ी फौज का वजूद रहता है और आज भी वजूद के उसी पुराने पायदान पर है जिस पर हिंदुस्तान की बढ़ती जीडीपी का कोई असर नहीं। अब देखें ना, खड़क सिंह बिष्ट का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? खड़क सिंह बिष्ट भी एक देहरादून के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। खड़क सिंह बिष्ट पहले गोरखा स्वतंत्रता सेनानी थे। और मेजर दुर्गामल का नाम? मेजर दुर्गामल देश की आजादी के वो जंगोजू थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। आज भी देश की पार्लियामेंट में उनकी मूर्ति कुर्बान होने वालों की याद दिलाती है। कुछ ऐसे ही नामालूम दास्तां हैं मौसीकार राम सिंह ठाकुर की, जिनकी कंपोज किए आईएनए का तराना कदम कदम बढ़ाए जा आज भी हिंदुस्तानियों के दिले जुबान पर राज करता है। अब यही तराना इंडियन आर्मी का भी है। राम सिंह ठाकुर ने ही आजाद हिंद फौज का कौमी तराना सब सुख चैन कंपोज किया था। उत्कल बंगा संचल सागर विंद हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो जय जय। सोचिए, आमतौर से कितनों ने अरी बहादुर गुरुंग का नाम सुना होगा, जो कि हिंदुस्तान की संविधान कमेटी के एक अहम मेंबर थे। तो क्लासिकल डांसर में सरे फेहरिस्त रहने वाली मशहूर और मारूफ पद्मश्री सितारा देवी और गोपी किशन भी गोरखा थे। वाना ताज्जुब। अच्छा, तो और सुनिए, मुंबई के मशहूर पेंटर लक्ष्मण श्रेष्ठा भी गोरखा हैं। अब आचार्य बालकृष्ण का क्या तारुफ कराया जाए। उन्होंने तो हिंदुस्तानी आयुर्वेद को सारी दुनिया में पहुंचाया है। तालीमी मैदान में भी गोरखों का कम योगदान नहीं रहा। उत्तराखंड का मशहूर कैम्ब्रियन हॉल की बुनियाद श्री शशि शमशेर जंग बहादुर राणा ने रखी थी और फिर उनकी रानी साहिबा ने उनकी मुहिम को आगे बढ़ाया और आज यहीं से तालीम पाए लोग आर्मी जनरल, एयर मार्शल, उद्योगपति
शिक्षाविद, मशहूर कलमकार और आला किस्म के व्यापारी बन रहे हैं। आज हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सिक्किम को सबसे ज्यादा प्रगतिशील राज्य माना गया है। इस राज्य के चीफ मिनिस्टर श्री पवन चामलिंग किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। कुल 5 बार सिक्किम के चीफ मिनिस्टर रहे और ये उनकी आला सोच ही है जिसने सिक्किम सूबे को आज ये बेहतरीन मुकाम दिलाया है। समस्या चाहिँ राम्रो शिक्षकहरूको कमी छ। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब बिमल गुरुंग हैं, जो कि दार्जिलिंग में गोरखों की ख्वाहिशों को परवान चढ़ाने के लिए मेहनतकश हैं। आज जो इतना दिन का बाद में हम लोग बातचीत हुआ और हमारा एमपी एसएस आलोले ने हमारा जो बात था वो स्पष्ट रूप से वहाँ पर रखा। हम लोग खुश हूँ। और यहाँ अपने उत्तराखंड में भी गोरखे अपने नाम, नमक और निशान की खातिर राज्य की तरक्की के लिए हर वक्त कुर्बान हैं। 1976 तक देहरादून शहर भी 3-3 गोरखा रेजिमेंट्स का घर रहा है और जो गोरखे यहां रिटायर हुए वो यहां के होके रह गए। यहां की मिट्टी इतनी भाई कि यहीं जमीन खरीदी और यहीं मकान बनाए और उनकी अगली नस्ल भी उनके पद चिन्हों पर चल रही है। यह देहरादून ही है जहां गोरखों ने फुटबॉल को कुछ इस तरह अपनाया जैसे बतख पानी को अपनाती है। गोरखों के लिए फुटबॉल एक जंग की तरह है, वही फुर्ती भरे अंदाज जैसे कि जंग में होता है, मंजिले मकसूद हासिल करना। 1950 तक पहुंचते पहुंचते गोरखों की फुटबॉल के कारनामे कोलकाता तक पहुंच गए, जो बाद में फुटबॉल क्लब का मक्का बन गया। ये सारे फुटबॉल प्लेयर्स देहरादून के ही थे, जो कि फुटबॉल के महारथियों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, जिन्होंने ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान क्लब से फुटबॉल खेले और हिंदुस्तान की टीम में भी अपना मुकाम बनाया। इनमें से कई एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, मेड्रिका कप, ड्यूरंट कप और यहां तक कि ओलंपिक गेम्स तक भी पहुंचे हैं। चंदन सिंह रावत, वीर बहादुर गुरुंग, राम बहादुर, अमर बहादुर गुरुंग, उपेंद्र सिंह रावत, श्याम थापा, सीबी थापा को कौन नहीं जानता। और आजकल सुनील छेत्री को सभी जानते हैं। अपने फुटबॉल के माहिराना अंदाज की वजह से वो कितनी ही फुटबॉल चैंपियनशिप्स में हिंदुस्तान टीम का हिस्सा रहे। गोरखा सिर्फ फुटबॉल के ही महारथी नहीं थे, बॉक्सिंग में भी उन्होंने अपनी खासी पहचान बनाई है। जैसे कि पदम बहादुर मल ने हिंदुस्तान को एशियन गेम्स में पहला स्वर्ण पदक दिलवाया था और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी तरह हरि सिंह थापा को बॉक्सिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। दोनों खिलाड़ियों को उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी नवाजा गया। 2005 में सोम बहादुर थापा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा हासिल करके देश और गोरखों का नाम रोशन किया। और अभी हाल ही में शिव थापा ने ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई करके ऐसा करने वाले सबसे नौजवान बॉक्सर होने की खुशी मनाई। दौड़ के मैदान में भी शिव कुमार श्रेष्ठा क्रॉस कंट्री चैंपियन हैं और इसी तरह मकबूल हैं मैराथन रनर रोशनी राय, जिनके सर अकेले ऐसे भारतीय होने का सेहरा जाता है जिन्होंने 89 किलोमीटर्स कॉमरेड मैराथन पूरी की। खलंगा की दौड़ भी उन्हीं की सरपरस्ती में की गई है। चलें अब गोरखों की कुछ तीरंदाजी की बात हो जाए। अर्जुन अवार्ड से नवाजे जाने वाले तरुणदीप ने 2011 के एशियन गेम्स में चांदी का पदक हासिल किया और इसे जीतकर हंगामा कर दिया। भरत छेत्री हॉकी के वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को कैप्टन की हैसियत से कई जीतें दिलवाई। My name is Bharat Chhetri. I am from Darjeeling, 30 years old. I am the captain of Indian hockey team. और शार्प शूटर जीतू राय को कौन नहीं जानता है। गोरखों की जिंदगी में हवा का रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज उन्हें इस तरह का एहसास है कि अपनी जड़ों को मजबूत रखना फक्र की बात है। उन्हें हिंदुस्तानी होने का गर्व हासिल करने के लिए गोरखा होने का गर्व भी अपनाना होगा।
उन्हें पता है कि उनके पास एक अपना इतिहास है, अपनी तारीख है, जिस पर फख्र करना अपने वजूद पर फख्र करना होगा। ये 200 साल का महोत्सव एक बेहतरीन मौका है उन हदों से बाहर निकलकर अपने बनाए हसीन वजूद को पहचानने का। गोरखों ने कितने ही संगे मिल खुद बनाए और फिर उनसे आगे भी निकल गए। आज वो वक्त आ गया है अपनी तारीख पर फख्र करते हुए नई सोच के जरिए नई मंजिलों को हासिल किया जाए। गोरखों को भी अपने अंदर वो तब्दीलियां लानी होंगी जिसकी तमन्ना वो अपने दिलों में रखते हैं। कहते हैं तारीख मंजिलों के निशान देती है, इसलिए ये तो यकीन से कहा ही जा सकता है कि जब तक आसमां में सूरज चांद चमकता रहेगा तब तक गोरखों की कामयाबी की नई दास्तानें लिखी जाती रहेंगी। इस 200 साल लंबी ईमानदारी, वफादारी, बहादुरी और सरफरोशी, इस दास्तां को अगर सिर्फ एक लफ्ज में बयां करना हो तो वो लफ्ज होगा गोरखा।